गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। किदवई कॉलेज से मैं शाहीन बानो। आज हम लोग क्लास 10th के सिविक्स का सेकंड लेसन पढ़ेंगे बच्चों। ये लेसन हम लोग इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं और आज ये पार्ट सेकंड हम लोग पढ़ेंगे इसका। ये है लेसन का नाम संघवाद। हम लोगों ने पहले इसमें पढ़ा था कि भारत में क्या है, किस तरह की व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है भारत में। और ये ऐसा शासन होता जो है वो 3 स्तरों पे होता है। एक को कहते हैं पहला केंद्रीय स्तर की सरकार, दूसरा है राज्य स्तर की सरकार और तीसरा है स्थानीय स्तर की सरकार। तो अब ये संघीय व्यवस्था जो भारत जैसे विशाल देश में किस तरह ये सफलतापूर्वक अपना काम करती है, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था। और भी अब हम इस पार्ट में भी ये सारे पॉइंट्स में स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि इस संघीय व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए भारत में क्या क्या चेष्टा की गई है और क्या क्या कोशिश चल रही है। तो अब देखते हैं हम इसका पहला पॉइंट, संघीय व्यवस्था में भाषाई राज। तो यहाँ पे हम बच्चों आप लोग को थोड़ा सा ये पूछना चाहते हैं कि आपको हम बता चुके हैं पहले भी वीडियो में कि जो हमारी केंद्रीय व्यवस्था है और हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है, और हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और हमारे राज्य की जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश राज्य में हम रहते हैं आनंदीबेन पटेल, और हमारे प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी, और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं कि संघीय व्यवस्था में भाषाई राज कैसे हुआ। तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन जो है हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। 1947 में लोकतंत्र जब जब हम आज़ाद हुए थे तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारा जो बना कानून ये 1905 में 49 में बन के तैयार हुआ और ये 50 में लागू हुआ। उसके बाद 2006 तक आते आते अगर हम मानचित्र अपना देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था। तो कई राज्य कई प्रांत बनाए गए हैं। तो इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं कि नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 में भारत में पुराने राज्यों की कई सीमा बदली गई और कई राज्यों की सीमा बदली गई और ऐसा किया गया कि एक भाषा को बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। तो एक राज्य में इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया ना, संस्कृति, भूगोल और जाति इन लोग की विविधताओं को देखते हुए ऐसा किया गया। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं मैं आपको बताती हूँ, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। तो भाषा के आधार पर जब किया गया तो कुछ राष्ट्रीय नेताओं को लगा कि नहीं इससे देश हमारा टूट जाएगा, लेकिन बाद में हम ये देखा गया कि भाषावार राज्य बनाने में देश पहले से ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हो गया है। अब चलिए हम देखते हैं भाषा नीति क्या है। भाषा के संघीय शासन की जो व्यवस्था थी वो भाषा नीति को लेके हुई थी। किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं था। हिंदी को राष्ट्रभाषा तो माना गया था, लेकिन सिर्फ 40% लोग ही हिंदी बोलते थे, अन्य भाषाओं के भी लोग थे यहाँ पे। और इस तरह से भारत में 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया था। तो हम आपको आगे चल के अनुसूचित भाषा के बारे में बताएंगे। अब आप देख लीजिए केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंधों में लगातार आए संबंध से ये पता चलता है कि हमारी किस तरह की जो सत्ता की साझेदारी है वो व्यवस्था किस प्रकार की है। काफ़ी समय से एक पार्टी को केंद्र और अधिकांश राज्यों का राज रहा। इसका व्यवहारिक मतलब था कि राज्य सरकार ने स्वायत्त संघीय इकाई रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया और केंद्र और राज्य की अलग अलग दल की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारों को अनदेखा करने की कोशिश की। तो 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। देश के अनेक क्षेत्रों में क्षेत्रीय बल का उदय हुआ, क्षेत्रीय दल का बच्चों। यहाँ से गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। अब हम आपको बताते हैं गठबंधन सरकार क्या है। एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को हम क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार। इस पे जैसे आपको क्वेश्चन आया गठबंधन सरकार किसको कहते हैं। तो जब ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जब किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता है तो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी
पार्टी क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बना के सरकार बनाती हैं। ये क्या है, इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार को स्वायत्तता मिल जाती है। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी काफ़ी बल मिला और इस फैसले के कारण राज्य सरकार का मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हुआ कि केंद्र सरकार कभी भी राज्य सरकार को ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी भाषा को भी मानने वाले लोग हैं, लेकिन पूरे देश में हमारे कितने लोग अलग मानने वाले लोग हैं, इसके बारे में हम आपको फिर अलग अलग बताएंगे। कि अब देखिए, भारत में 1991 की जनगणना के बाद से और उन 15,000 लोग अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया, जिसमें जैसे बहुत सी हैं, जैसे हम आपको बताएं भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, लेकिन 114 भाषाएं जो थीं वो ऐसी पाई गई जिसमें 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूचित में सूची में रखा गया। ये हम पढ़ रहे हैं भारत की भाषाई विविधता, इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषा में रखा गया। और भारत के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। हमारा देश बहुत कैसा है, विविधता वाला देश है। कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। हिंदी है तो ज़रूर, लेकिन सिर्फ 40% लोग की है। और दूसरी और तीसरी भाषा के तौर पे अगर देखा जाए तो हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो ये अंग्रेज़ी भी बहुत कम ही लोग बोलते हैं। तो हम अलग अलग देखिए, आपको हम बताते हैं। अब ये भारत की अनुसूचित भाषाओं पे आ जाइए आप देखिए। अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, जैसे असमिया है 1.6 लोग बोलते हैं, बांग्ला भाषा 8.3% लोग बोलते हैं, गुजराती 4.9% बोलते हैं, हिंदी 40.2% लोग बोलते हैं, कन्नड़ है सिर्फ 0.5% बोलते हैं, मराठी है वहाँ बोला जाता है बच्चों बॉम्बे महाराष्ट्र में 7.5% लोग बोलते हैं, पंजाबी 2.8% बोलते हैं, उर्दू है 5.2% लोग बोलते हैं। तो ये है, आपने देखा, भारत की अनुसूचित भाषाएं। तो अब हम देखते हैं कि भारत में इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाइए, भारत में किस तरह विकेंद्रीकरण किया गया, इसको हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। और भारत में जब विकेंद्रीकरण किया गया तो पहले भी हम बता चुके हैं। ए पॉइंट पे आ जाइए आप, केंद्र सरकार, बी है राज्य सरकार और सी है स्थानीय सरकार। तो हमारे भारत जैसे विशाल देश में शुरू में 2 स्तर की शासन व्यवस्था थी। भारत के जो प्रांत बच्चों हैं, आपको बता दें हम, बहुत इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिएगा, यूरोप के देशों, आज़ाद देश से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से आप देख लीजिए, जैसे हम किस प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो रूस से भी उत्तर प्रदेश बड़ा है। और जैसे महाराष्ट्र है वो जर्मनी के बराबर है। आप समझ लीजिए कि हमारा एक राज्य वो एक देश के बराबर है या उससे बड़ा है। तो इस तरह से भारत जो है हमारा विविधताओं से बड़ा है। इनको सत्ता में बांटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब तीसरे स्तर का जो है वो है, आ जाइए, स्थानीय सरकार। तीसरे स्तर पे स्थानीय सरकार हो जाती है। तो तीनों स्तरों की सरकार के जो ढांचा आता है बच्चों, इसको तीसरे स्तर की सरकार संघीय ढांचा जो आता है उसको हम तीसरे स्तर के स्थानीय शासन करते हैं। तो जब केंद्र और राज्य सरकार की जो शक्तियाँ स्थानीय सरकार को दी जाती हैं, इसे ही हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। बहुत ही अच्छी तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक पॉइंट, और आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि इन दोनों के बाद से जो तीसरे स्तर की सरकार, स्थानीय सरकार को जब दिया जाता है, शक्ति दी जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्योंकि लोगों को स्थानीय स्तर पे जो लोग रहते हैं उनको अपने इलाकों की बेहतर समझ होती है। लोग को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च करें, चीज़ों का कुशलतापूर्वक उपयोग किस तरह करें, और स्थानीय स्तर पे लोग अपने इस हाथों में इसका फैसला ले लेते हैं। तो अब सभी राज्यों में गाँव के स्तर पे जो ग्राम पंचायत, शहरों में नगर पालिका की व्यवस्था की गई है। तो राज्य सरकार से सीधे स्थानीय सरकार के भी चुनाव नहीं कराए जाते। इनके पास से नियमित साधन नहीं रहते हैं, संसाधन नहीं रहते हैं, अधिकार नहीं रहते हैं। तो वास्तविक विकेंद्रीकरण का जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया था वो था 1992 में।
तो स्थानीय शासन में जो होते हैं वो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जाती है। हर राज्य में पंचायत होते हैं, नगर पालिका का चुनाव होता है और गांव स्तर पे जो व्यवस्था होती है, स्थानीय व्यवस्था जो गांव स्तर की होती है बच्चों, उसको कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना गया है। एक पंचायत होती है जिसमें एक परिषद होती है, एक अध्यक्ष होते हैं, वार्ड चुने जाते हैं। आप देखती हैं अक्सर वार्ड का इलेक्शन जो होता है, फिर जो अध्यक्ष होता है, पंच होता है, उसको प्रधान या सरपंच कहते हैं। यह पूरे पंचायत का फैसला लेने वाली होती है और गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का बजट पास किया जाता है, 3 बार बैठक होती है। तो स्थानीय शासन का जो ढांचा है वो जिला स्तर का ग्राम पंचायत को मिला के पंचायत समिति बनाई गई है और इसको मंडल या स्थानीय पंचायत भी कहते हैं। तो किसी भी ज़िले की जो होती हैं ज़िला परिषद बनती है। ज़िला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। उसमें लोकसभा विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक और ज़िला स्तर की संस्था के भी अधिकारी होते हैं। तो स्थानीय शासन की संस्थाएं जो होती हैं वो शहरों में भी काम करती हैं। बड़े शहरों में नगर पालिका होती है, फिर नगर निगम का गठन होता है और नगर निगम और नगर पालिका का गठन जो होता है, दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका का जो प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, उसके नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर। जैसे हमारे अभी यहाँ पे इलाहाबाद में मेयर हैं। इस जैसे हम बड़े इसके शहरों में इसका है कि यहाँ पे जो नगर निगम है उसके अधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। तो ये स्थानीय सरकार की जो ये नई व्यवस्था है, दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है और नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। तो इस तरह से यह संख्या अपने आप में कई देशों की कुल आबादी से भी ज़्यादा होती है। तो स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद से हमारे देश की लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हो गई हैं और इसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलने के साथ साथ हमारी लोकतंत्र की आवाज़ बहुत मजबूत हो गई है। तो ये था हमारा संघवाद लेसन जो है, ये पूरा कंप्लीट हुआ बच्चों। और नेक्स्ट टाइम में हम आपको नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। और आप लोगों ने इसके जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 2 मैप दिया था वो आपने मुझे नहीं करके दिखाया, वो आप कंप्लीट कीजिए और ये लेसन कंप्लीट हो गया आपका। थैंक यू।